देखिए आज जो है हम टॉप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के, और हर एक क्वेश्चन की मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बतलाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आप ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आसानी से फोड़ दें। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है, बार बार पूछे जा रहे हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन। यदि एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है तो वाई की आय एक्स की आय से लगभग कितने % अधिक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, x की आय y की आय से 40% कम है। एक तरफ तो x लिखेंगे और एक तरफ हम y लिखेंगे। ओके, ये कहता है x की आय y की आय से 40% कम है। इसकी आय तो हमें पता ही नहीं है, अगर नहीं पता है तो इसकी आय जो है हम 100% मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी कितनी होगी, इसकी 40% कम है इससे, तो यहाँ पर 60 होगी इसकी आय। ये तो आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या कहता है, y की आय x की आय से लगभग कितने % अधिक है। देखिए y की आय x से कितनी अधिक है यह आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 40 अधिक है, ठीक है, लेकिन आपको जो है प्रतिशत में बताना है। तो कैसे बताएंगे, ध्यान से सुन लेना। अगर आपको इंक्रीमेंट बतलाना है तो आपको जो है 40 तो ऊपर लिखना पड़ेगा। अब देखिए बहुत ध्यान सुनना, y की तुलना x से हो रही है, y की तुलना x से हो रही है, इसकी जो है इसकी इससे कितनी अधिक है, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे 60 नीचे। ओके, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से आपको गुणा करनी होगी। हमेशा याद रखना यही कंडीशन होती है, जिससे तुलना हो रही होती है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखनी होती है। ठीक, अब ये कितना हो गया आपका 400 और डिवाइड में कितना 600। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो आ रहा है आपका डिवाइड करने के बाद 66.67%। ओके, इसकी आय इससे इतने % अधिक है। तो यहाँ पर जो है हमने % में आपको बतला दिया। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है। यह कहता है यदि 2 वर्ष में 600 मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्याज लगा है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी, आपको रेट निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए कैसे करेंगे। देखिए आपको जो है यहाँ पर दे रखा है टाइम, आपको टाइम कितना दे रखा है, 2 साल का दे रखा है, ठीक है। 2 साल में कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ रहा होगा, तो 2 साल का ब्याज है कितना, ध्यान से सुन लेना, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए 2 साल बाद 600 रुपये 660 बन गए थे, तो 600 में से घटा लो, ठीक है। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने का लगा है, साधारण ब्याज 60 रुपये का। अब आपसे जो है ये पूछा है कि दर कितनी है, मतलब कि आपसे आर पूछ रहा है, आर कितना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SIPRT अपॉन 100। ओके, यही फॉर्मूला होता है। SI की वैल्यू कितनी है, 60 है। P की वैल्यू कितनी है, देखिए P की जो वैल्यू है वो कितनी है, 600। प्रिंसिपल वैल्यू, इसी पर ही तो ब्याज लगा है, तो ये जो है आपका 600 है, इसको 600 लिखो, गुणा R की वैल्यू निकालनी है, T आपको 2 दे रखा है, टाइम 2 वर्ष का, और यहाँ पर 100 लिखेंगे, लिख दिया। अब काट लीजिए, इससे तो ये गया। ओके, यहाँ पर 2 से काटेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा 30, और 6 पंजे 30। जो आपका रेट है वो कितना, प्रतिवर्ष 5% का रेट आपका क्या निकल कर आया है, 5% का, ठीक है। इस दर से आपका ब्याज लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है, ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट जाता है, डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, ये आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए क्या है, देखिए भी आपको लगातार कोई भी संख्याएं दे रखी हो, जैसा कि 3 संख्याएं या फिर 5 संख्याएं, 7 संख्याएं, 9 संख्याएं, इस तरीके से ओड नंबर में आपको अगर संख्याएं दे रखी हैं उनका औसत दे रखा है,
तो औसत हमेशा बीच में लिखो। औसत कितना दे रखा है आपको 26, ठीक है। टोटल संख्याएं कितनी है 7, उनका जो औसत है वो क्या है 26 है। लगातार होनी चाहिए, इतना याद रखना। बस आपको कुछ नहीं करना, इधर जो है 3 लिखना है और इधर भी 3 इस तरीके से कर लेना है। इससे पहले क्या होगी 25, इससे पहले क्या होगी 24, इससे पहले क्या होगी 23, ओके। इसके बाद क्या होगी 27, फिर 28 और फिर 29। ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से निपटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सा दिखाई पड़ रहा है आपको 23, तो यही इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही जाता है, चलिए बतलाइए कौन सा ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। हमेशा याद रखना, अगर संख्याएं 3 हो, ठीक है, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इस तरीके से ओड नंबर में आपको संख्याएं दे रखी हैं लगातार और उनका औसत दे रखा हो, उसको बीच में लिख लो, फिर पीछे आ जाओ। इस तरीके से 3 इधर लिखो, 3 इधर लिखो, ठीक है। तो टोटल ये कितनी हो गई 7 हो गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, क्योंकि बीच वाला हमेशा औसत होता है। बीच वाला नंबर हमेशा औसत होता है। क्या होता है औसत होता है, ठीक है। लगातार आपके पास संख्याएं हैं तो बीच वाला हमेशा औसत होता है। जैसे कि मान के चलो आपके पास लगातार हैं 1 2 3, ठीक। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा 2 होगा। चाहे तो आप निकाल कर देख लो, 1 + 2 + 3 और किससे डिवाइड करोगे 3 से। टोटल क्या है ये ऊपर 6 और 6 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 दूनी 6। तो देखिए इस तरीके से आगे नहीं आ गया। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है आगे, बहुत ध्यान से सुन लेना। ये आपसे कहता है 26 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन कितने समय में 500 मीटर लंबे एक सेतु मतलब ब्रिज को कितने समय में पार कर लेगी। चलिए निकालते हैं, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 डिस्टेंस दे रखी हैं, एक तो ट्रेन की और एक सेतु जो आपका ब्रिज है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बतलाना चाहूँगा। देखिए अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है, ओके, या फिर ट्रेन किसी ब्रिज को पार कर रही हो, सेतु को, या फिर दूसरी ट्रेन को पार कर रही हो इस तरीके से, या फिर किसी कैनल को, कैनल मतलब कोई नहर, तो ये सब चौड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, इनकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई होती है, ब्रिज की भी कुछ लंबाई होती है, ट्रेन की भी लंबाई होती है, और जो कैनल होती है उसकी भी चौड़ाई होती है, उसको लंबाई कह दो, ठीक। तो ऐसे केस में आपको उस ट्रेन की, और अगर आपको प्लेटफॉर्म दे रखा उसकी लंबाई दे रखी है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है 26 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही, स्पीड आपको दे रखा है ट्रेन की कितनी 26 मीटर पर सेकंड, चल रही 800 मीटर लंबी एक ट्रेन। देखिए जो डिस्टेंस है उसको कैसे निकालेंगे, 800 मीटर लंबी तो आपकी ट्रेन है और किसको पार कर रही है सेतु को, मतलब कि ब्रिज को। ब्रिज की लंबाई क्या दे रखी है आपको 500 मीटर की दे रखी है। उन दोनों को ऐड करोगे तभी आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगी। ये कितनी हो गई 1300, ओके 1300 मीटर। हमेशा याद रखना, लेकिन किसी खंबे को पार कर रही हो, क्रॉस कर रही हो, या फिर किसी मैन को, तो हम डिस्टेंस नहीं जोड़ेंगे। हमेशा याद रखना, इस चीज़ को मैंने बता दिया। प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, दूसरी ट्रेन हो, या फिर कोई कैनल हो, कोई नहर हो, उसकी लंबाई ऐड करनी पड़ती है तभी आपकी टोटल डिस्टेंस निकल कर आती है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपसे पूछा कितने समय में पार कर लेगी, भाई आपको टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको 1300 दे रखी है, स्पीड 26 है, बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 13 दूनी 26, ये कितना आ गया 50 सेकंड में पार कर लेगी। जो ट्रेन है उस सेतु को, उस ब्रिज को 50 सेकंड में पार कर लेगी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जा रहा है, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसा करते हैं, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बिमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। अगर कमल 100 काम करता है तो बिमल जो है आपका 150 काम करता है। उस काम को बिमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। देखिए जो भी आपको व्यक्ति दे रखे हैं उनका नाम लिखो। एक तो कमल दे रखा है और एक आपको बिमल दे रखा है, ओके।
अब यह कहता है जो विमल है कमल से 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब कमल अगर 100 काम करता है एक दिन में तो ये 150 काम करता है। ये इफिशियंसी है। क्या ये इफिशियंसी, कार्य क्षमता। आगे जो है क्या करेंगे, इसको रेशियो में कन्वर्ट करो इफिशियंसी को, तो इस तरीके से कर लेंगे। देखिए 0 से 0, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो यहाँ पर आया 2:3। अगर कमल एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है तो विमल जो है 3 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, इस क्वेश्चन के अंदर काम तो एक ही है, फिक्स है। अब यहाँ पर अगर काम फिक्स है, बहुत ध्यान सुन लेना, तो एक फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम। ओके, सही है। अगर आपका वर्क फिक्स है तो जो इफिशियंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है टाइम का रेशियो निकालेंगे, क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 3:2 होगा। ओके, देखिए कमल जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और जो समय ले रहा है वो 3 यूनिट का ले रहा है, क्योंकि इसकी जो दक्षता है वो कम है, काम करने की जो क्षमता है वो कम है, तो ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो विमल है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, टाइम कम ले रहा है। टाइम क्यों कम ले रहा है, क्योंकि इसकी जो दक्षता है कमल से 50% ज़्यादा है। अब देखिए कुछ नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कमल का टाइम दे रखा है, तो देखिए 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 15, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम दे रखा है किसका, कमल का, और यहाँ पर टाइम क्या है, कमल का 3, तो 3 बराबर किसके हो गया, 15 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 से इसको काटोगे तो 5 आ गई। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो हमसे क्या पूछा है कि विमल उस काम को कितने दिनों में निपटा देगा। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, या 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 2 की कितनी होगी, 5 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 5 दूनी 10, मतलब विमल जो है उस काम को 10 दिन में निपटा देगा। कौन सा ऑप्शन सही जाता है, ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। आई होप आपको समझ